बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जाहिद एंड डॉक्टर ज़ारा के शो में दोबारा से खुश आमदीद आप सबको। मैं हूं डॉक्टर ज़ारा और मेरे साथ हैं डॉक्टर जाहिद। हमेशा की तरह नाजरीन, वेलकम टू द शो। जी। तो नाजरीन, हमने पिछली बार आपको एक बहुत ही खूबसूरत फ़नकार से मिलाया था और हमारा जो शो था वो मौसीकी के बारे में था। बहुत सारे सवालात आ रहे थे, मेडिकल क्वेश्चंस थे जिसका हम पूरी तरह जवाब नहीं दे सके थे, लेकिन वादे के मुताबिक मैं और जाहिद यहाँ पे शो के बाद भी रुके थे और हमने काफ़ी नाजरीन के साथ फ़ोन पे बात की थी। जो क्वेश्चंस का आंसर रह गया था या जिन लोगों के साथ बात नहीं हो सकी, जिनको हमने फ़ोन किया उन्होंने आगे से फ़ोन का आंसर नहीं दिया, वो आज के शो में ज़रूर हमें दोबारा कांटेक्ट करें। आज हमारे साथ जो डॉक्टर हैं उसका तफसीलन तारुफ जो है डॉक्टर जाहिद कराते हैं हमेशा की तरह मैं तफसीलन नहीं, बड़ा मुख्तसर तारुफ कराऊंगा। वक्त की कमी के बायस मैं हो सकता है हमारे नाजरीन जो है इस बात को समझ जाए अच्छी तरह। हमारे साथ है जी डॉक्टर उज़्मा शरीफ। डॉक्टर उज़्मा शरीफ बच्चों के दिमागी बीमारियों की माहिर है। आप पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ब्राउन यूनिवर्सिटी में, और रोड आइलैंड से हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं, प्रोविडेंस से। हम इनके बड़े मशहूर हैं कि इन्होंने अपनी इतनी ज़बरदस्त मशगूल ज़िंदगी से और भरपूर एक्टिव ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाला है हमारे नाजरीन के लिए, जिसके लिए हम बहुत मशकूर हैं इनके। और वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। तो आप उसमें बताइए, आपने जो है मुझे मालूम है कि मेरे कॉलेज से, जहाँ से मैं ग्रेजुएट हूँ, वहाँ से किया डाउ मेडिकल कॉलेज से, तो अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइए। मेरी ट्रेनिंग बॉस्टन से है, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एंड पीडियाट्रिक की ट्रेनिंग हासिल की। उसके बाद मैंने अपनी एपिलेप्सी फेलोशिप की है फ़िलाडेल्फिया से, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फ़िलाडेल्फिया से। एंड मेरी ज़्यादातर जो है पेशेंट पॉपुलेशन जो है वो पीडियाट्रिक एपिलेप्सी, हेडेक्स, सम डेवलपमेंटल डिलेज़, इस तरह की चीज़ों में है ज़्यादा। अच्छा, माशाल्लाह। बड़ा टफ़ एक है छोटे बच्चों के साथ इस तरह के मामलात के अंदर डील करना, खासतौर पे माँ बाप के लिए। खाली बच्चे के साथ नहीं आप डील कर रहे होते, बच्चे की पूरी फैमिली माँ बाप के साथ कर रहे होते हैं। साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रेस होता है और उनको समझाना, डिजीज़ के बारे में बताना, क्योंकि एज ए पेरेंट्स वो किस चीज़ में से गुजर रहे होते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बिल्कुल। अभी आपने कहा कि आपने स्पेशलाइज़ किया बच्चों की एपिलेप्सी। जी। एपिलेप्सी पे हमने थोड़ी सी बात की थी जाहिद एक दफ़ा पिछले शो में, लेकिन ये बड़ा अच्छा आज इस पे बात करते हैं तफसीलन। बताएं आप, कॉमन एपिलेप्सी जो होती है वो क्या होती है, उसके क्या टाइप्स हैं? डॉक्टर ज़ारा, यूजुअली जब लोग समझते हैं कि जी किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा है या एपिलेप्सी का अटैक हुआ है, तो वो समझते हैं कि जी इंसान गिर गया और शेक होगा और मुंह से झाग निकलेगी, और फिर वो अक्सर कहते हैं कि जी जूता सुंघाओ हमारे मुल्कों में, कि जी उससे ठीक हो जाएगा। मगर इस तरह नहीं है। ये दिस इज़ कॉमन मगर नॉट द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ सीजर। स्पेशली बच्चों के अंदर जो है स्टेयरिंग एपिसोड, जिसके अंदर अक्सर स्कूल में कहते हैं कि जी बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, उस तरह के बहुत सारे एपिसोड जो होते हैं वो सीजर्स हो सकते हैं। और उसके अलावा कन्फ्यूजनल एपिसोड्स हो सकते हैं जो सीजर्स होते हैं। कई बच्चे जो बहुत ज़्यादा गिरते हैं और उनकी डेवलपमेंट जो होती है अव्वल तो डिलेड होती है, या अगर चल रही होती है वो रुकनी शुरू हो जाती है या रिग्रेस करनी शुरू हो जाती है, तो उन बच्चों के अंदर बहुत फ़िक्र होती है कि उनको शायद सीजर्स हो रहे हों इस तरह वाले। या कभी सोते हुए में कई बच्चे जो डेवलप कर चुके होते हैं लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज अगर चली जाए तो वो भी एक किस्म की एपिलेप्सी होती है। डॉक्टर साहब, ये एपिलेप्सी के जो फिट्स होते हैं ये दिमाग में बाज़ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। आप ज़रा इसकी कॉज पे क्यों होते हैं एपिलेप्सी फिट, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। और हमारे नाजरीन से ये भी शेयर करें कि फिट्स सारे जो होते हैं, ये सारे जो सीजर्स होते हैं वो एपिलेप्सी के नहीं होते, बाज़ का फेब्राइल सीजर्स भी होते हैं। इनका ज़रा फ़र्क समझाइए। ये आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया, मैं ट्राई करूँगी आंसर करने के लिए। तो सीजर्स के अंदर ये होता है कि डिफरेंट किस्म के होते हैं, जिस तरह मैंने बताया है, और इसको सेपरेट करने के लिए आई जो व्हाट द माइंड डजंट नो द आई डजंट सी वाली बात होती है। तो अगर आपको सस्पिशन हो तो आप टीचर्स को पूछें, बाकी जो और लोग ऑब्ज़र्व करते हैं उनको पूछें। सीजर्स बच्चों में सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो फेब्राइल सीजर्स भी होते हैं, यूजुअली 6 मंथ से 6 साल की उम्र तक। फेब्राइल यानी कि बुखार के साथ। और ये डिपेंड करता है कि जितनी तेज़ी से बुखार बढ़ेगा, ये नहीं कि जितनी देर रहा है, बल्कि जितनी तेज़ी से द रैपिडिटी ऑफ राइज ऑफ द टेम्परेचर जो बच्चे का,
اس کے اندر زیادہ سیجرز ہوتے ہیں. اور اکثر بچے جو ہوتے ہیں ان کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے کہ جی ماں باپ کو تھا یا بہن بھائی کو تھا, کسی اور کو تھا, تو ان بچوں میں ہوتا ہے. اینڈ موسٹ آف دیز سیجرز جو ہوتے ہیں دے آر سمپل فیبرال سیجرز, وچ مینس کہ ان میں بس ایک سیجر ہوا, ختم ہوا, پوری باڈی کو ایک ساتھ ہوتا ہے. کمپلیکس سیجرز جو ہوتے ہیں وہ یوزلی 2 منٹ سے زیادہ ہوتے ہیں. ان میں ایک باڈی پارٹ سے شروع ہوتا ہے اور دوسرے باڈی پارٹ تک جاتا ہے. اس کے بعد وہ واپس نارمل بھی اپنے وقت پہ نہیں پہنچتے ہیں نارمل سٹیٹس میں, اور پھر اکثر میڈیکیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ان بچوں کے لیے ہم لوگوں کو زیادہ فکر کرنی پڑتی ہے کہ دے آر ایٹ رسک فار ایپلیپسی. سو آپ نے اسٹیئرنگ کا کہا تھا, تو اس میں کیا مطلب کوئی لیپس ہو جاتا ہے, بچہ کہیں صرف اس طرح کر کے دیکھ رہا ہے بغیر کسی, اور کتنے سیکنڈز کے لیے, کیسے انہیں پتہ, جس طرح سے آپ نے کہا؟ بالکل, تو یوزلی 10-15 سیکنڈ کا ہوتا ہے اور بہت سارے ہوتے ہیں دن کے اندر. تو اسکول میں کیونکہ ماں باپ کے پاس بچے نہیں ہوتے ہیں دن میں, اسکول میں ہوتے ہیں, تو اکثر جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں ان کی ٹیچرز ان کو, ماں باپ کو بتاتی ہیں کہ یہ بچے کو یا تو ADHD ہے یا کچھ اور ہے. تو اکثر ADHD مس ڈائگنوز ہوتا ہے اور ان کو ایکچولی سیجرز ہو رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم ایک کال لے لیں. ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہے کہ ہمارے کال بات کے دوران ہمارے کالرز کال کرتے ہیں پورے امریکہ اور کینیڈا سے, جس کو ہم بڑے خوش دلی سے ویلکم کرتے ہیں, اور ان کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی ان کی جو ہے سوال کا جواب دیا جا سکے. ہمارے ساتھ اقبال ہیں جی شکاگو سے. ویلکم ٹو دا شو اقبال. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں شکاگو سے بول رہا ہوں. جی ہاں, میرا کوشچن یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. جی ہاں, میری مدر جو ہے میرے ساتھ رہتی ہیں الحمدللہ, شی از 90 ایئر اولڈ. جی, اور جب میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہیں بیٹا یہ مجھ سے اس طرح بات کرتی ہیں جیسے مجھے انگلش آتی ہے, اور بہت دھیان سے ٹائم لگا کے آدھا پونا گھنٹہ جو بھی ایشو ہوتا ہے یا فزیکل چیک اپ ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کرتی ہیں. جی, تو وہ کمپیئر کر رہی تھی کہ جب میں پاکستان میں جاتی تھی ڈاکٹر کے پاس تو 5-7 منٹ میں وہ بات کر کے مجھے بولتے تھے جی آپ یہ دوائیاں لے لیں, آپ کا کام ہو جائے گا. جی, تو اس پہ ذرا کہیں کہ یہ اتنا فرق کیوں ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں, یہاں کے ڈاکٹر ہیں, جی, وہ ہر آدمی کو اتنا ٹائم دیتے ہیں. جی میں آپ کی بات سمجھ گیا. یہاں کے ڈاکٹر فارغ بیٹھے نہیں, یہاں پہ ڈاکٹر کا یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن ہے, یہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے, ڈاکٹر ٹرینڈ ہے پراپرلی, آبادی کا تناسب جو ہے ڈاکٹر کے ساتھ ریشو, وہاں دن میں 200 مریض دیکھنے ہوتے ہیں ڈاکٹر کو, یہاں مریض جو ہے 20-25 مریض ایک دن میں دیکھتے ہیں. تو یہ بڑا فرق ہے. ہمارے ساتھ ایک ہمارے اور کالر ہیں جی. میرا مطلب میں بھی یہاں پہ تقریباً 43 ایئر سے ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو وے آف تھنکنگ ہے جی, وہ پیشنٹ کو کسٹمر نہیں سمجھتے. جی, وہ ہماری ٹریننگ بھی ایسی ہے, یہ تو ظاہر مانے نہ مانے. پھر آپ اس کو جتنی جلدی ایگزٹ دکھائیں گے تو دوسرا کسٹمر آئے گا. جی اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کی کال. ہمارے ناظرین بھی یقیناً اس بات سے جو ہے متفق ہوں گے آپ سے. ہم میڈیکل سوالات کا جواب کوشش کرتے ہیں اس پروگرام میں دیں. ہمارے ساتھ اخلاق صاحب ہیں جی نیو آرلین سے, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. اخلاق صاحب ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن ہے, میرا گرینڈ سن ہے جی 2 سال کا. جی ہاں, وہ 9 ماہ تک بالکل ٹھیک تھا. جب 9 ماہ کا تھا تو ہم اسے پاکستان لے کے گئے تھے. وہاں پہ بہت تیز بخار ہوا تھا. جی, تو بخار ہوا تو ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے. انہوں نے ایک انجیکشن لگایا بخار اتارنے کی. تو اس کے بعد اس بچے کی موومنٹ جو ہے بالکل ختم ہو گئی. نیچے والا گھر جو ہے لیگ دونوں بالکل سلو ہو گئی ہیں, بازو سلو ہو گئے, موومنٹ بالکل ختم ہو گئی. جی, تو اس کے لیے کچھ آپ تو یہاں پہ دوبارہ لے کے آئے, چیک کرایا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایسے میں. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں جی؟ ایسے میں بڑی اچھا, ایس ایم اے جو ہے وہ ایک ڈیزیز ہوتی ہے نیورو مسکولر جنکشن کے لیے, اور تو وہ ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے اور ڈفرینٹ ایجز پہ ہوتی ہے. کئی بچے بورن ہوتے ہیں, کئی 6 مہینے کی ایج میں انفنٹائل قسم کی ہوتی ہے, اور کئی کو اس کے بعد ہوتی ہے. تو جو آپ نے پتہ نہیں انہوں نے کیا ٹیسٹ کیے ہیں پاکستان میں کیے ہیں کہ یہاں کیے ہیں ٹیسٹ, مجھے یہاں پہ بتائیں. یہاں ڈاکٹر نے بتایا. اچھا, تو اس کی پروگنوسس اچھی نہیں ہوتی ہے. وہ جو انجیکشن پاکستان میں ملا وہ کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے, وہ کوئی کوئنسیڈنس ہے, وہ ریڈ ہیرنگ ہے, وہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ہے یہ کسی
किस तरह मिल नहीं सकती है आपको कि जी इंजेक्शन से या बीमारी से या किसी चीज़ से। ये यूजुअली जो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी या कोई इस तरह की चीज़ होती है जिससे होती है। तो उन्होंने, आपके डॉक्टर ने यकीनन उनका जो है क्रोमोसोमल एनालिसिस किया होगा, तभी ये बड़ा हार्ड डायग्नोसिस है, ये इतनी आसानी से डायग्नोस होने वाली चीज़ नहीं है, इसके अंदर बड़े लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं, तभी जाके जो है उन्होंने ये SMA जो है ना असाइन किया डायग्नोसिस। तो इंजेक्शन का उससे कोई ताल्लुक नहीं कि वो पाकिस्तान में गए तो इट हैपन टू बी कि उस टाइम पे हो गया, अदरवाइज जो है आप कह रहे हैं कि ये वैसे भी हो सकता था, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो यहीं पे होता रहेगा। ट्रीटमेंट जैसे इसका प्रोग्नोसिस कोई इतना अच्छा नहीं है, तो फिज़िकल थेरेपी वगैरह ही हो सकती है, उसके ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी, तो फिर हम अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। कोई और कॉल है? हम एपिलेप्सी के ऊपर बात कर रहे थे, आपने कहा था स्टेयरिंग एपिसोड्स होते हैं कि बच्चा इस तरह से देखता रहता है तो लगता है कि वो क्या कर रहा है, और उसकी उस टाइम पे उसके बाद 15 सेकंड्स या 20 सेकंड्स के बाद नॉर्मल हो सकता है। फिर आपने दूसरे कहे थे कि एक जिस्म के एक हिस्से से स्टार्ट होता है और पूरी तरफ फैल जाता है, वो ज़्यादा खतरनाक है। तो ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि आप ये बताएं कि अगर किसी बच्चे को एपिलेप्सी है तो क्या, या पहली दफ़ा एक बच्चे को आप माँ बाप के सामने एक पड़ गए झटके, तो क्या करना चाहिए फौरी तौर पे? तो फर्स्ट एड की अगर आप बात कर रही हैं तो सबसे पहले ये है कि कोई सीजर की वजह से मर नहीं सकता है। तो अगर आप प्रॉपर फर्स्ट एड प्रिकॉशंस लें, तो अगर किसी बच्चे को अगर हो रहा है, अगर पूरी बॉडी शेक कर रही है, तो उसमें यह है कि आप बच्चे को एक सेफ़ जगह ले जाएं। बच्चे को सपोजिंग स्टेबल के ऊपर अगर हो रहा है तो आप गिरना नहीं चाहेंगे, तो उसको खुली जगह पे ले जाएंगे, उसको साइड पे टर्न करेंगे कि अगर वॉमिटिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा थूक निकल रहा है तो वो चोक ना कर दे, सांस वाली नाली में ना चला जाए, एस्पिरेट ना कर बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि जो निमोनिया हो गया या कुछ और हो गया। तो अगर आप साइड पे टर्न कर देंगे तो वो खुद ही जो कुछ भी फ्लूइड्स हैं मुंह के अंदर वो बाहर आ जाएंगे। और फिर कई लोग जी करते हैं कि जी मुंह में उंगली डाल दी या तौलिया डाल दिया या कोई डंडी या टूथब्रश या कुछ डाल दिया कि ज़बान को ना बाइट कर लें, या फिर कई मरीज़ कहते हैं कि जी ज़बान निगल ना लें। ज़बान लगी हुई है, वो कहीं नहीं जाने वाली है, वो सिर्फ ये है कि अगर आप कमर पे लेटे रहेंगे तो पीछे गिर जाएगी, तो उससे फिर वो ये है कि एयरवे ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर आप साइड पे लिटा देंगे तो वो उसमें वो कोई ख़तरा नहीं होगा। तो ये नहीं कि कोई चम्मच लेके या कोई चीज़ लेके, ज़रूरी नहीं, बस साइड पे बस, क्योंकि उससे ये होगा कि अगर आप ज़बरदस्ती डाल रहे हैं तो दांत टूटेगा बच्चे का, वो उस पर एस्पिरेट करेगा, उसका खून जो भी निकलेगा। हम यहाँ पे एक कॉल ले लें जी। हमारे साथ सादिया है जी फ्रॉम वर्जीनिया। सादिया, वेलकम टू द शो जी। सादिया जी, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए जी। सादिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो कह रही हैं कि बच्चा थोड़ी देर के लिए स्टेयर करता है या एब्सेंट माइंडेडनेस शो करता है, तो इस बच्चा अगर ये कर रहा है तो उसको फौरन ही एपिलेप्सी डायग्नोज कर लेंगे या ये लोग कुछ टेस्ट करते हैं उसके लिए? उससे थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। तो उसका ये है सादिया कि डिपेंड करता है, आप और टीचर्स को बहुत साथ काम करना पड़ता है। आप टीचर्स को भी कहेंगे कि वो देखें कि बच्चा कितनी दफ़ा दिन में कर रहा है, कितनी देर से कर रहा है। आप उससे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो वाकई किसी और, क्योंकि हम सब थोड़े बहुत लैब्स में चले जाते हैं कि अगर ये होता तो मैं तो बचपन में बहुत ज़्यादा डायग्नोज हो जाता है एब्सेंट माइंडेड या बिल्कुल। तो इसका डायग्नोसिस इतना आसान नहीं होता है। तो इस सब चीज़ का ये है कि आप रिकॉर्ड रखना शुरू करें कि जी कितनी दफ़ा हो रहा है। वीकेंड पे आपके पास जब बच्चा होता है, स्कूल नहीं होता है, तो आप उसका रिकॉर्ड रखना शुरू करें, टाइम करना शुरू करें कि कितने लंबे हैं ये एपिसोड्स, और फिर ये इन्फॉर्मेशन आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएं और फिर उनको कहें। उसके बाद ये होता है कि डिपेंडिंग कि कितनी दफ़ा दिन में हो रहा है तो हम EEG करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, EEG करते हैं। वो ब्रेन वेव टेस्ट होता है, उस पर सर में इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और उसके अंदर हम एबनॉर्मेलिटी देखते हैं। तो इन 2-3-4 चीज़ों से डायग्नोस होता है। तो जो आप बताएंगे वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो माँ बाप को नजर रखनी चाहिए बच्चे पे। हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी, तानिया है फ्रॉम टोरंटो। तानिया, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तानिया जी, मैं तानिया बात कर रही हूँ टोरंटो कनाडा से। एक्चुअली मैंने अपने फेस का हेयर रिमूवर करवाया था, लेजर हेयर रिमूवर, और ये मैंने थर्सडे को कराया था। तो उसने मेरी 3 ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुकी थी, ये 4th वन थी, और उसने फ्रिक्वेंसी थोड़ी हाई की है, तो मेरा पूरा फेस जो है वो बर्न हो गया। तो उसने कहा है कि अब सिर्फ पॉलीस्पोरीन लगाएं। मैं पॉलीस्पोरीन लगा रही हूँ, लेकिन लाइक बर्निंग मार्क्स देयर हैं उधर मेरे फेस पे। लेकिन उसके मुझे सिर्फ ये पूछना था कि ये लॉन्ग टर्म में ये मेरे मार्क्स उधर रह जाएंगे
یہ چلے جائیں گے؟ کیونکہ کچھ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ کی اسکن ایسی ہوتی ہے ساؤتھ ایشین کی کہ یہ چلے جاتے ہیں، لیکن مجھے میک شیور کرنا تھا کہ یہ میری مارکس رہ تو نہیں جائیں گے، اور مجھے کیا یوز کرنا چاہیے؟ سب سے امپورٹنٹ تانیہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے جب بھی باہر جانا ہے یا گھر میں بھی، ایون گھر میں بھی آپ سن بلاک ضرور یوز کریں. اگر آپ سن بلاک یوز نہیں کریں گی تو یہ مارک جو ہے نا ان کی پگمنٹیشن یا جو اگر اس نے اسکار کوئی چھوڑنا تو زیادہ ہوتا جائے گا. تو پریونشن از ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ کو برننگ یا اس نے فریکوینسی ہائی کر دی، ویسے تو وہ ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں پہلے کہ پہلے لو فریکوینسی سے جب بھی ہائی پہ جاتے ہیں کہ یہ آپ کی باڈی کو صحیح رہتا ہے کہ نہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کاسمیٹک سرجن تھے یا کوئی ایسے ہی آج کل ویسے نہیں یہ کاسمیٹک سرجن کا کلینک تھا، لیکن کرنے والا جو تھا وہ ٹیکنیشین تھی. ٹیکنیشین ٹرینڈ ہوتے ہیں، اسٹیٹسٹ ہوتے ہیں، وہ ان کو ان چیزوں کا اچھی طرح پتہ ہوتا ہے. یہ ہوپ فلی فیڈ اوے ہو جائیں گے ود ٹائم، لیکن سن بلاک وغیرہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا ایس پی ایف 30 کم از کم یا 45 یا 50 کا یوز کریں، اور گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی. اور ایلو ویرا ٹھنڈک کے لیے، اور جو آپ یوز کر رہی ہیں آلریڈی وہ کرتی رہیں، ٹائم کے ساتھ فیڈ اوے ہو جائیں گے. ورنہ آج کل کافی کریمز بھی آئی ہوئی ہیں، اگر کوئی اسکار ایسا نہ ختم ہو رہا ہو تو اپنے کاسمیٹک سرجن یا آپ ان کے پاس جا رہی تھیں ان کو کہیں، آپ کو وہ بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو تانیہ. تو ناظرین یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنے اس اہم موضوع کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں. اجازت دیجیے، چھوٹی سی بریک.